हेलो स्टूडेंट, मैं सचिन आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक क्लास में। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चैन सर्वे में यूज़ होने वाले एपरेटस, चैन और फीते की सहायता से किसी भी सर्वे लाइन पर लंब डालना, रेंजिंग किसे कहते हैं, कितने टाइप्स की आपकी रेंजिंग होती है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कवर कर ली थी। आज जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका कि जरीब रेखा की पैमाइश करना, चैनिंग अ लाइन। मतलब कि कोई भी सर्वे लाइन है उसकी क्षैतिज समतल प्लेन में क्या है दूरी मेजर करना और उसके बाद उन क्षैतिज दूरियों के आधार पर उनका नक्शा तैयार करना। जरीब सर्वेक्षण में आपकी जो दूरियाँ ली जाती हैं वो किस में ली जाती हैं? हॉरिजॉन्टल प्लेन में ली जाती हैं, और जो प्लॉटिंग की जाती है वो क्षैतिज दूरियाँ यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के आधार पर की जाती है। जनरली आपकी जो भूमि है वो कहते हैं फ्लैट नहीं होती है, ऊबड़ खाबड़ टाइप होती है। तो 3 डिग्री के कोण यानी कि ढाल के साथ जो आपकी ढालू जमीन होती है, 3 डिग्री के कोण तक की जो ढालू जमीन होती है उसको हम कहते हैं, कैसा मानते हैं? प्लेन मानते हैं, फ्लैट। यदि इससे अधिक ढाल होता है तो फिर उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? क्षैतिज दूरी मेजर करते हैं। ठीक है, तो जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका इसमें कि जो ढालू रेखा है उस पर जरीब मापन करना, यानी कि जो आपकी सरफेस है वो कैसी है? आपकी सरफेस ढालू सरफेस है ये। ठीक है, प्लेन ना होकर कैसी है? ये ढालू है, स्लोपी है ये। तो उस पे आपको क्या करना है? जरीब मापन करना है। तो इसके कितने मेथड हैं? आपके 3 मेथड दे रखे हैं। पहला आपका डायरेक्ट मेथड, दूसरा आपका एंगुलर मेथड और तीसरा आपका पांचवर्ती मेथड। ना जो इसमें आपका सबसे पहला मेथड है वो है आपका डायरेक्ट मेथड। इस मेथड को हम सीढ़ी या स्टेपिंग मेथड भी कहते हैं। इसमें जो आपकी ढालू जमीन होती है ये, ठीक है, उसमें जो आपकी दूरी मेजर की जाती है उसमें क्या करते हैं हम लोग पूरे कहते हैं ढालू जमीन को सीढ़ी के रूप में डिवाइडेड कर लेते हैं। ठीक है, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? हम स्टेपिंग मेथड कहते हैं। कैसे किया जाता है? मान लीजिए ये आपका क्या है, कोई ये ढालू सरफेस है, ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है। ए से बी तक की आपको क्या है डिस्टेंस मेजर करनी है ये। तो क्या करेंगे, सबसे पहले चैन को लेंगे, उसका जो 0 वाला सिरा है उसको यहाँ पर रखा जाएगा। ठीक है, और जो दूसरा बंदा होगा जरीब को पकड़ने के 2 लोगों की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो पहला वाला जो होता है वो आपका जो आगे चलता है उसको हम लीडर कहते हैं, और जो पीछे रहता है उसको हम पिछुआ कहते हैं या फॉलोअर कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपका जो फॉलोअर होता है, जो पीछे रहता है, वो आपका क्या है चैन का जो 0 वाला सिरा है उसको ए पॉइंट पर रखेगा, और जो आपका लीडर है वो आपका क्या है आगे की तरफ बढ़ जाता है, यानी कि नीचे के लिए रेंजिंग रॉड लेकर के आगे के लिए बढ़ता है। ठीक है, जितनी डिस्टेंस तक वो ठीक हॉरिजॉन्टल में खींच लेता है चैन को, उतनी दूरी तक वो क्या है जाता है। और जो आपकी चैन होती है, ये जो फीता है, ठीक है, उसको ठीक क्या है आपका हॉरिजॉन्टल में खींचता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रेंजिंग रॉड लगा करके जो आपको पॉइंट होता है, मान लीजिए आपका P1 पॉइंट आपको मिला है, P पॉइंट मिला है। ठीक है, इसको कहते हैं रेंजिंग रॉड के, या फिर कहते हैं आपके जो साउल या कंकड़ पत्थर गिरा करके इसको क्या जमीन पर स्थानांतरित कर लेता है। मान लीजिए यहाँ से A से P तक की जो दूरी थी वो थी आपकी L1। नेक्स्ट क्या करेंगे, दोबारा में जब कहते हैं आपको P पॉइंट मिल जाएगा, उसके बाद जो लीडर है वो आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, और जो आपका फॉलोअर है वो P1 पॉइंट पे आ जाएगा। ठीक है, फिर से वही प्रोसेस करेंगे कि जो आपका फॉलोअर है वो उसके 0 वाला जो सिरा होगा वो यहाँ पर रखेगा, और जो आपका लीडर है वो चैन को ठीक हॉरिजॉन्टल में जितना खींच सकेगा, जितनी दूर तक उतना खींच लेगा। ठीक है, और उसके बाद जो आपका दूसरा पॉइंट मिलेगा, ठीक है, उसको क्या आएगा वो नीचे के लिए रेंजिंग रॉड के थ्रू या फिर साहुल के थ्रू नीचे उतार लेता है।
मान लीजिए यहाँ P1 से Q तक की जो दूरी है वो L2 है, ठीक है। इसी तरीके से हम और भी अगर डिस्टेंस मेजर करनी है तो इसी तरीके से आगे मेजर करते जाते हैं। लास्ट में क्या करते हैं, तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए इन सभी डिस्टेंस को जोड़ देते हैं, L1 प्लस L2 डॉट डॉट डॉट, जितनी भी आपकी डिस्टेंस होगी उन सबको जोड़ लिया जाता है। क्योंकि ये देखने में आपको स्टेप की तरह दिख रहा है, सीढ़ी की तरह, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्टेपिंग मेथड भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो इसमें कहते हैं आपका है वो है आपका कोणीय यानी एंगुलर मेथड। एंगुलर मेथड में क्या होता है आपका, इसमें मान लीजिए आपकी कोई ढालू जमीन है, ठीक है, तो हमें क्या हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस चाहिए कि हॉरिजॉन्टल में कितनी होगी, ये वाली डिस्टेंस आपको चाहिए L। तो क्या करेंगे, आप ये जो L1 डिस्टेंस है इसको मेजर कर लेंगे, साथ में इनके बीच का एंगल, ठीक है, ये दोनों चीज़ें मेजर कर ली जाती हैं, ठीक है। दूरी मेजर करने के लिए आप जरीफ फीते का यूज़ कर सकते हैं, और जो ढाल है, ठीक है, उसको मेजर करने के लिए आपका क्लेनिमीटर या थियोडोलाइट या टोटल स्टेशन या एवनी लेवल का प्रयोग किया जाता है। बाद में आपकी जो डिस्टेंस है उसको कैलकुलेट कर लिया जाता है आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले के थ्रू, ठीक है। अगर ज़्यादा बड़ा एरिया है, ठीक है, तो हम इसको क्या है छोटे छोटे अलग अलग पोर्शन में डिवाइडेड कर लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपका कहते हैं एरिया काफ़ी बड़ा है और ऊबड़ खाबड़ है, तो हम इसको क्या है 2 या 3 पार्ट में डिवाइडेड कर लेंगे, ठीक है, और हर एक की अलग अलग कहते हैं डिस्टेंस मेजर कर ली जाएगी, और सभी को फिर बाद में जा कर के जोड़ लिया जाएगा। नेक्स्ट जो आपका लास्ट जो है इसमें वो है आपका कणवर्ती, ठीक है। कणवर्ती में क्या होता है, आप सभी लोग जानते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है कि, ठीक है, ये आपकी AC आपकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, और ये क्या आपकी स्लोपी डिस्टेंस है, ठीक है। तो जो आपकी स्लोपी डिस्टेंस है वो आपकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से ज़्यादा होती है ये हमेशा, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं कि आपकी जो हमें चाहिए कैसी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चाहिए, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपकी स्लोपी डिस्टेंस से कम है, तो हम क्या करते हैं कि ये जो एंगल है ये आपको क्या है, काढ़ी तो कहलाएगा, अगर हम इसे देखेंगे तो ये आपको क्या है, काढ़ कहलाता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि जितनी डिस्टेंस ज़्यादा होती है, ये जो आपकी ढालू ज़मीन जितनी ज़्यादा है उतनी ही कहते हैं जब हम मेजर करते हैं उतनी ही उसको क्या है कम कर दिया जाता है। मतलब मान लीजिए अगर हमने एक चैन को डाला है, ठीक है, एक बार हमने चैन को डाला और उसकी जो डिस्टेंस है आपकी यहाँ तक है, तो हम इसे डायरेक्टली यहाँ तक ना लगा करके, क्योंकि हॉरिजॉन्टल के अकॉर्डिंग ये वाली जो एक चैन है, ठीक है, वो ज़्यादा है, इसीलिए हम क्या करेंगे इसको कम कर देंगे, यहाँ पे लगाएंगे, तो ये आपकी 1 चैन कहलाएगी, ठीक है। तो ये जो मेथड होता है, क्योंकि कमी हम किस में कर रहे हैं, कण में कर रहे हैं, कण बड़ा हुआ आएगा, तो इसीलिए इस मेथड को क्या कहते हैं हम, कणवर्ती मेथड कहते हैं, ठीक है। कणवर्ती के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला यूज किया जाता है, AC इंटू सेक थीटा माइनस AB डैश, ठीक है। यहाँ पर आपकी जो AC है वो 1 चैन लेंथ हैगी, ठीक है, और AB भी क्या है, एक चैन की लेंथ हैगी, ठीक है, चाहे आपको वो 30 मीटर का हो या 20 मीटर का हो, ठीक है। AC और AB आपकी दोनों बराबर होंगे, 1 चैन लेंथ, ठीक है। ना जो नेक्स्ट आपका इसमें टॉपिक है वो है आपका ऑफसेट, खसके। तो जो आपकी सर्वे लाइन होती है ये, ठीक है, हमने जो क्षेत्र में जो हमने सर्वे लाइन डाली है, मान लीजिए ये कोई आपका एरिया है, ठीक है, यहाँ पे हमने ये क्या हमारी सर्वे लाइन डाली हुई है, ठीक है।
ये आपका ए पॉइंट है, ये बी है, ये आपका सी है, ये डी है। ठीक है, यहाँ पे कोई पेड़ या पोल वगैरह लगे होंगे। ठीक है, तो इनकी जो पोजीशन दर्शाने के लिए हमें क्या है, कुछ साइड डिस्टेंस मेजर करनी पड़ती हैंगी। ठीक है, इन साइड डिस्टेंस को ही हम क्या कहते हैं, साइड डिस्टेंस लेना ही हमारा क्या कहलाता है, ऑफसेट कहलाता है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, एक डेफिनेशन देख लें कि जरीब रेखा के दाएं बाएं स्थित आकृति या कोई भी बिंदु, जैसे आपका भवन है, सड़क है, नाला है या कुआं है इत्यादि की लोकेशन ज्ञात करने के लिए जरीब रेखा से जो साइड डिस्टेंस ली जाती है उनको हम क्या कहते हैं, ऑफसेट या खसके कहते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ ऑफसेट। पहला आपका डायरेक्शन के अकॉर्डिंग कि आप किस एंगल पर डाल लें, और दूसरा आपका लेंथ के अकॉर्डिंग। डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आपके दो टाइप्स के होते हैं। पहला है आपका इसमें समकोणीय खसका यानी कि लंब खसका, परपेंडिकुलर ऑफसेट। ठीक है, और दूसरा होता है आपका तिरछा या ऑब्लिक ऑफसेट। ठीक है, लंब खसके कौन से होते हैं, जब हम कहते हैं डिस्टेंस मेजर करने के लिए। ठीक है, मान लीजिए सर्वे लाइन है, यहाँ पे आपकी कोई बिल्डिंग है। ठीक है, और इसकी लोकेशन आपको पता करनी है, तो आप इसकी क्या जो साइड डिस्टेंस मेजर करेंगे उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो सर्वे लाइन है उससे इस पे क्या है आपका 90 डिग्री का लंब डालेंगे और उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हम मेजर कर लेते हैं। तो ये जो कहते हैं, जो इस तरह के जो खसके होते हैं जिन पर हम कहते हैं 90 डिग्री का कोण डालते हैं, वो हमारे कैसे कहलाते हैं, लंब या परपेंडिकुलर ऑफसेट कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, दूसरा आपका कौन सा है, तिरछा या ऑब्लिक। तो इसमें जो अगर आप कहते हैं कि डिस्टेंस मेजर करने के लिए आप 90 डिग्री के अलावा कोई और अदर एंगल पे कहते हैं, कोई और दूसरा एंगल डाल रहे हैं, तो वो हमारे कैसे कैसे रहेंगे, ऑब्लिक। मान लीजिए ये आपकी सर्वे लाइन है। ठीक है, ये आपको क्या है, बिल्डिंग है। ठीक है, और इसमें हमने कहते हैं यहाँ से कहते हैं इस पे क्या आएगा, किसी एंगल पे थीटा एंगल पे हमने कहते हैं 90 डिग्री पे न डाल के 90 से कम या अधिक एंगल पे हमने क्या आएगा, डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो आपको कहलाएंगे, ये आपको कैसे कहलाएंगे, तिरछे खसके कहलाते हैं। ठीक है, दूसरा जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं वो उसकी लेंथ के बेसिस पे करते हैं। ठीक है, तो लेंथ के बेसिस पे आपके दो तरीके होते हैं। पहला है, अगर जिन खसकों की लंबाई आपकी 15 मीटर से कम होती है उन्हें हम शॉर्ट ऑफसेट कहते हैं, और जिनकी लंबाई आपकी 15 मीटर से ज़्यादा होती है उन्हें हम लॉन्ग ऑफसेट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इसमें कि खसकों की आवश्यक संख्या। तो खसकों की जो आवश्यक संख्या है वो आपकी जो आकृति है, ठीक है, जिसके पे आप कहते हैं लंब या ऑब्लिक यानी तिरछा खसका डाल करके दूरी मेजर कर रहे हैं, उसकी आकृति की स्थिति, उसका क्या महत्व है, उसका क्या साइज है, किस आकार की है, उस पर निर्भर करती है। साथ में जो खसकों की जो संख्या है वो आपके अंतराल पर भी निर्भर करती है, और अंतराल आपका पैमाने पर डिपेंड करता है, यानी कि ऑफसेट जो आप ले रहे हैं वो कितने डिस्टेंस पे ले रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, अंतराल कहते हैं। और अंतराल डिपेंड करेगा किस पे, पैमाने पे। अगर आपका पैमाना बड़ा है तो आप नंबर ऑफ जो खसके की संख्या होगी, ऑफसेट की जो संख्या है वो आपको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और यहीं पे अगर आपका स्केल छोटा है तो आपकी जो नंबर ऑफ संख्या हैं वो घट जाएंगी। ठीक है, तो आपकी जो खसकों की जो संख्या है वो आपकी आकृति, जो भी आपकी आकृति बनी हुई है, ठीक है, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे आपका पोल हो, ठीक है, ये आपको कहते हैं नहर वगैरह हो, सड़क हो, ठीक है, या रेलवे लाइन जा रही हो, तो ये सारी चीज़ें जो आकृति है उसका क्या महत्व है, उसका साइज़ क्या है, उस पर भी डिपेंड करेगी। साथ में खसकों के अंतराल पर डिपेंड करेगी। ठीक है, और अंतराल किस पर डिपेंड करेगा, जो आप स्केल यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों पर कहते हैं आपकी जो खसकों की संख्या है वो निर्भर करती है। खसकों की जो संख्या है उसका निर्धारण करते समय निम्न बातों का हम ध्यान रखते हैं। पहला क्या है, अगर आपकी आकृति की जो सीमाएं हैं,
ठीक है, यानी कि जो बाउंड्रीज है वो बाउंड्री क्या आपकी सीधी है और छोटी है, तो उस केस में आपको क्या आएगा, सिर्फ 2 लंब डालिए और उनकी क्या है डिस्टेंस मेजर कर लीजिए, ठीक है, तो उससे क्या आएगा आपका पर्याप्त रहेगा। दूसरा क्या है, अगर आपकी जो बाउंड्रीज हैं वो बड़ी हैं और आड़ी तिरछी हैं, टेढ़ी मेढ़ी हैं, ठीक है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, जितने भी आपके कहते हैं, मान लीजिए ये आपकी कोई बाउंड्री है, ठीक है, इस तरीके से, तो जितने भी तो आप क्या करेंगे, ये आपकी सर्वे लाइन जा रही है, ये भी सर्वे लाइन है, तो आप क्या करेंगे, एक यहाँ पे ऑफसेट डालेंगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक आपको क्या है यहाँ पे लगाया जाएगा, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ ऑफसेट है वो आपको क्या 2 से अधिक लेने पड़ेंगे इस केस में, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें अगर आपकी क्या कहेंगे, जो आकृति है वो आपकी कैसी है कि सड़क है या रेल मार्ग है या नहर वगैरह है या फिर कैसी है कर्व हैगी, ठीक है, तो उस केस में आपको क्या पर्याप्त संख्या में जो खसके हैं वो लेने होंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या है कि जहाँ जहाँ पर कर्व आ रहा है वहाँ पे आपको क्या है और लंब डाल करके खसके लेने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आपकी कहते हैं आकृति कैसी है कि गोलाकार है, मान लीजिए कुआं वगैरह है, तो उस केस में अगर आपको क्या है नंबर ऑफ खसकों की संख्या एक ही पर्याप्त रहती है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके सेंटर से जो सर्वे लाइन होती है उस पर लंब डालते हैं, ठीक है, और साथ में डाया या फिर हम क्या लिख देते हैं, जो रेडियस होती है उसको इस पर नोट कर दिया जाता है फील्ड बुक में। अगर कोई गेट वगैरह है तो गेट वगैरह के दोनों जो आपके पाए होते हैं उनके किनारे पर लंब डाल के उनके बीच की जो है दूरी और गेट की चौड़ाई को नोट कर लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो आप इसका टॉपिक है वो है आपकी शब्दावली। कौन कौन से टर्म्स आपके जरीब सर्वेक्षण में प्रयोग किए जाते हैं, ये आपको कहते हैं, एक नक्शा दिखा रखा है, फील्ड है, उसमें आपने ये आपकी लाइन पढ़ी है, ये मेन लाइन है, ठीक है, ये आपकी टाई लाइन है, ये आपकी चेक लाइन है, ये आपकी बेस लाइन है, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन से आपके टर्म्स आपके यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले आपका सर्वे स्टेशन, ठीक है, तो जो आपकी बाउंड्री को कवर करने के लिए, ठीक है, या जो भी आपकी आकृति हैं उनसे कहते हैं, उनको कवर करने के लिए जो आपके कहते हैं कंट्रोल पॉइंट स्थापित किए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सर्वे स्टेशन कहते हैं, ठीक है। ये आपकी कोई मान लीजिए ये आपका कोई एरिया है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे 1 2 3 इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं सर्वे कंट्रोल पॉइंट स्थापित करते हैं। इन कंट्रोल पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, सर्वे स्टेशन कहते हैं, ठीक है। या अब ये आपके क्या 2 तरीके हो सकते हैं, पहला कौन सा होगा आपका या मेन सर्वे और दूसरा आपको क्या होंगे उप मेन सर्वे। तो जो आपको बाउंड्री के नज़दीक जो पूरे एरिया को कवर कर रहे होते हैं वो आपको कहते हैं, कैसे कहलाते हैं, मेन सर्वे पॉइंट, मेन सर्वे स्टेशन कहलाएंगे, ठीक है। और इनके अतिरिक्त जो भी आपके कहते हैं स्टेशन लिए जाएंगे वो आपको कैसे कहलाएंगे, उप मुख्य सर्वे स्टेशन या फिर टाई सर्वे स्टेशन कहलाते हैं, ठीक है। इनको कहते हैं जो अक्षर हैं टाई सर्वे स्टेशन को T1 T2 से डिनोट करते हैं, ठीक है, और जो आपके मेन सर्वे स्टेशन होते हैं उनको A B C D इत्यादि से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट जो आपका इसमें है वो है सर्वे लाइन, ठीक है। तो सर्वे लाइन कौन सी थी, जो आपके स्टेशन होते हैं उनको जोड़ने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, सर्वे लाइन कहते हैं, ठीक है। अब उनके कहते हैं जो क्लासिफिकेशन कर रखा है वो उनके कार्य के आधार पर कर रखा है। तो इसमें जो सबसे पहली आपकी जो सर्वे लाइन है वो है आपकी बेस लाइन, ठीक है। तो जो सर्वे एरिया होता है उसमें जो सबसे बड़ी लाइन होती है उसको हम क्या कहते हैं, बेस लाइन कहते हैं, ठीक है। जो सर्वे का पूरा ढांचा है सर्वे रेखाओं का वो आपको कहते हैं इसी रेखा पर बेस्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपको इसमें
वो है मेन सर्वे लाइन। तो जो मेन आपके स्टेशन बिंदु होते हैं, ठीक है, उनको जोड़ने वाली लाइन आपकी क्या कहलाती है, मेन सर्वे लाइन कहलाती है कि, ठीक है। और ये आपके कहते हैं जो आपकी एरिया होता है उसके बाउंड्री पर बिछाई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके क्या है इसमें, टाई लाइन। तो जो मेन सर्वे स्टेशन बिंदु होते हैं उनके अतिरिक्त जो स्टेशन लिए जाते हैं वो आपको कैसे कहलाते हैं, टाई स्टेशन कहलाते हैं। और टाई स्टेशन को जोड़ने वाली लाइन, ठीक है, वो हमारी कैसे कहलाती है, जो टाई स्टेशन है उनको जोड़ने वाली लाइन हमारी क्या कहलाती है, ये टाई लाइन कहलाती है, ठीक है। टाई लाइन क्या होगी आपकी, या तो मेन, ये आपका क्या है मेन सर्वे स्टेशन है और ये क्या है टाई, तो इसको जोड़ने वाली ये रेखा भी आपकी कैसे कहलाएगी, टाई लाइन कहलाएगी, ठीक है। इसके अलावा आपके जो आते हैं मतलब मेन स्टेशन और टाई स्टेशन दोनों को जोड़ने वाली रेखा भी आपकी कैसे कहलाएगी, टाई लाइन कहलाएगी। और टाई स्टेशन और टाई स्टेशन, दो टाई स्टेशन को जोड़ने वाली रेखा भी आपकी क्या कहलाएगी, टाई लाइन कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट जो इसमें है वो है आपकी चेक लाइन, ठीक है, जांच रेखा। तो जो आपने सर्वे वर्क किया है उसकी जांच के लिए जो रेखा डाली जाती है वो हमारी कैसे कहलाती है, चेक लाइन कहलाती है कि। नेक्स्ट जो आपको इसमें टर्म्स है वो है आपका जरीब वाला। तो जरीब को पकड़ने के लिए दो लोगों की ज़रूरत होती है। जब आप कहते हैं जरीब मापन करते हैं तो उसमें क्या दो लोगों की ज़रूरत होती है, ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं, चेनमैन या जरीब वाला कहते हैं। जो व्यक्ति कहते हैं आपका जरीब का हैंडल पकड़ के आगे आगे चलता है उसको हम लीडर कहते हैं। और जो आपको कहते हैं पीछे पीछे चलता है जरीब को पकड़ के उसको हम फॉलोअर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो इसमें है फील्ड बुक। आप जो भी कहते हैं फील्ड में मेजरमेंट करते हैं, जो भी रीडिंग्स लेते हैं उन रीडिंग्स को हम फील्ड बुक में नोट करते हैं, ठीक है। फील्ड बुक आपकी दो तरीके की होती है। पहले कौन सी होती है कि सिंगल लाइन वाली, ठीक है। इसमें क्या है आपका जो पन्ना होता है उसके बीचों बीच में एक लाइन खींची होती है और ये लाइन आपकी कहलाती है सर्वे लाइन कहलाती है, ठीक है। ये लाइन आपकी क्या कहलाती है, सर्वे लाइन। इसके दाएं बाएं आपकी क्या है, यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो जो भी आप डिस्टेंस लेते हैं उसको लिखते जाते हैं और साथ में आपके जो सिंबल हैं वो बनाते जाते हैं जिससे पता रहे कि आपने किसकी डिस्टेंस कहाँ से ली है, ठीक है। दूसरी जो आपकी कहते हैं फील्ड बुक होती है वो होती है दो लाइन वाली। ये तो सिंगल लाइन की होगी और दूसरी आपकी कौन सी होती है, डबल की। इसमें क्या होता है कि आपकी जो टेस्ट होता है फील्ड बुक का उसके बीचों बीच में आपकी क्या है, दो लाइनें खींची होती हैं, ठीक है। इसके बीच की जो बीच का जो आपकी जगह होती है इसी में हम सारी रीडिंग्स वगैरह नोट करते हैं, ठीक है। तो आपकी फील्ड बुक दो तरह की हो गई, एक तो सिंगल लाइन की, एक डबल लाइन की। ये आपकी जो जगह है ये आपको क्या कहलाएगा, सर्वे लाइन कहलाती है। ये क्या कहलाएगी, सर्वे लाइन। इसमें जो हम लिखना स्टार्ट करते हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसमें जो आपका स्टेशन होते हैं, मेन स्टेशन होते हैं, उनको ट्रायंगल में लिखा जाता है बीचों बीच में, ठीक है। तो जो लास्ट पेज से इसमें जो हम लिखना स्टार्ट करते हैं, लास्ट पेज से नीचे से ऊपर की तरफ लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपका ये एक फील्ड बुक का कहते हैं प्रोफार्मा दिखाया गया है, ठीक है। ये आपकी क्या है, डबल लाइन वाला फील्ड बुक दिखाई गई है, ठीक है। इसके बीच में आपके कहते हैं जो भी आपके डिस्टेंस होते हैं उनको लिखा जाता है, ट्रायंगल के नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे, ठीक है। और जो आपके मेन स्टेशन होते हैं उनको हम ट्रायंगल के रूप में लिखते हैं, ठीक है। और जो भी हम डिस्टेंस जिस साइड में मेजर करते हैं उसी साइड में उसको लिखते जाते हैं, ठीक है। अगर दाईं साइड में ले तो दाईं साइड में लिखेंगे, अगर बाईं साइड में ले रहे हैं तो बाईं साइड में लिखते हैं, ठीक है ना। जो नेक्स्ट है आपका टॉपिक वो है कि जो आपने नक्शा बनाया है उसको छोटा या बड़ा करना, ठीक है। तो इसके लिए आपको कौन कौन सा मेथड यूज़ करते हैं,
स्क्वायर ग्राफिकल मेथड, प्रोपोर्शनल कंपास मेथड, पेंटाग्राफ मेथड या फोटोस्टेट मशीन। तो इसमें सबसे पहले क्या आपका स्क्वायर ग्राफिकल मेथड। इसमें हम क्या करते हैं कि आपको जो भी एरिया होता है, ठीक है, उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में समान दूरी पर लाइन में डिवाइडेड कर लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में बराबर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद इनका हम क्या करते हैं, नामांकन कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 A B C D E F, ठीक है। अब इसी के अनुरूप अगर हमें नक्शा बड़ा करना है या छोटा करना है, ठीक है, तो उसी के अनुरूप हम लोग क्या कर देंगे, एक नए इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद जो भी आपके कहते हैं जिस देख करके ये आप कहते हैं स्थिति ज्ञात कर लीजिए कि ये जो है पॉइंट, ठीक है, एक सेकेंड, जैसे ये थर्ड में ये आपका 5 पे, ये कितनी डिस्टेंस पे है, ये कितनी डिस्टेंस पे, ये कितनी डिस्टेंस पे, कहाँ से ये पास हो रहा है, ठीक है। इन पॉइंट्स की कहते हैं गिनती कर लीजिए और इनको क्या है इस तरीके से लगा लिया जाता है और आंखों के थ्रू या फिर कहते हैं स्थिति ज्ञात करके इस तरीके से खींच लिया जाता है। तो इसी के अनुरूप में आप छोटा या बड़ा जैसे भी आपको नक्शा तैयार करना होता है उस फॉर्मेट में हम तैयार कर लेते हैं, ठीक है। इसे स्क्वायर इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये क्या है वर्ग के रूप में डिवाइडेड हो जाता है पूरा, क्योंकि जो आपकी ये वाली डिस्टेंस है L1 और ये वाली जो डिस्टेंस है ये दोनों क्या बराबर होंगी। तो इसमें जो आपकी बीच की दूरी है वो कहते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में बराबर रखते हैं, जिससे आपका जो पूरा एरिया है वो आपको क्या वर्ग छोटे छोटे वर्ग के रूप में डिवाइडेड हो जाता है। नेक्स्ट जो मेथड है इसमें आपका वो है प्रोपोर्शनल कंपास मेथड। इसमें आपको क्या है कि कैचीनुमा कहते हैं एक कंपास होता है जिस पर आपके क्या होते हैं जो नंबर्स होते हैं, ठीक है, वो नोट डाउन होते हैं। यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, ये आपका फिगर है प्रोपोर्शनल कंपास का, ठीक है। इसमें आपकी ये दो भुजाएं हैं, ठीक है, जो आपके दोनों कॉर्नर्स पे क्या आते हैं नुकीली हैं। ये आपका जो एक स्लॉट बनाएगा उस स्लॉट में पेज के थ्रू इनको कसा गया है, ठीक है। यहाँ पर आपका स्केल बने हुए होते हैं दोनों तरफ, ठीक है। जितना आपको स्केल यानी कि छोटा करना है या बड़ा करना है उस हिसाब से इस पेज को एडजस्ट कर लिया जाता है, ठीक है। जो डिस्टेंस मेजर करनी होती है अगर छोटी करनी है, ठीक है, बड़ी रेखा को छोटा करना है तो ये वाली लीवर आर्म के बीच में इनके रखा जाता है, ठीक है। और जिस पोर्शन में करना होता है वो पोर्शन इसके इस पेज के थ्रू हम क्या करते हैं एडजस्ट कर लेते हैं। और उसके बाद जब इसको एडजस्ट कर लिया तो दूसरा क्या होगा आपका जो ये वाली लाइन होगी उसी के पोर्शन में क्या आपकी छोटी हो जाती है कि, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या है जो पूरी सारी डिस्टेंस है जिस रेशियो में हम चाहते हैं उस रेशियो में इसको क्या है छोटा करते जाते हैं, ठीक है। या बड़ा करना होता है तो छोटी लाइन को बड़ा करना है तो क्या करना है छोटी वाली लाइन को इसके बीच में रखिएगा, ठीक है। और उसी के पोर्शन में आपको क्या है ये आपकी जो भुजाएं हैं वो आपकी क्या है बड़ी हो जाती हैं, ठीक है। तो इनके बीच में रख करके आप जो लाइन है उसको बड़ा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेथड है वो आपका है फोटोस्टेट मशीन, ठीक है। इसमें आपको कुछ नहीं होता है, इसमें आपकी क्या है कि मशीन पे ही आपको कहते हैं कि नंबर्स वगैरह होते हैं कि आपको कितना साइज को छोटा करना है या बड़ा करना है, तो उसको जूम आउट जूम इन करते हैं और उसके थ्रू आपको क्या है जो आपका लेटर का साइज़ है वो बड़ा या छोटा हो जाता है, ठीक है। नाउ जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है मीनार या चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करना। तो इसमें आपकी दो कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन है कि जो मीनार या जो चिमनी है उसके आधार तक आप पहुंच सकते हैं मतलब जा सकते हैं, और दूसरी कंडीशन है जब आप उसके आधार तक
नहीं जा सकते। ठीक है, तो पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि किस तरीके से मीनार की हाइट निकालेंगे। तो पहली कंडीशन क्या आएगी कि जब आप मीनार का जो आधार है, जो बेस है, वहाँ तक आप जा सकते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मान लीजिए ये आपकी कोई मीनार है, लीजिए इसकी आपको क्या हाइट निकालनी है ये। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम 2 रॉड लेंगे और ऐसी रॉड लेंगे जिनकी जो लंबाई है वो डिफरेंट हो और उनको इस तरीके से गाड़ा जाएगा। ठीक है, ये आपके 2 रॉड मान लीजिए हैं, AB CD। ठीक है, अब इनको इस तरीके से गाड़िए कि इनकी जो टॉप है, ठीक है, इनके जो टॉप हैं AB और CD का, वो आपके मीनार की ठीक सीध में है, यानी कि मीनार के टॉप की एक सीधी रेखा में हुए हैं, सीधी रेखा में हूँ। ठीक है, उसके बाद अब आप देखेंगे कि आपका जो एक दूसरी दृष्टि रेखा सीधी डालिएगा। ठीक है, तो जब आप सीधी डालेंगे तो जो आपकी रेंजिंग रॉड है, ठीक है, CD, उसको ये सीधे एक्स पे कट करेगा और जो TG आपकी मीनार की हाइट है उसको S पे कट करेगा। ठीक है, यहाँ पे आपके 2 सिमिलर ट्रायंगल बनेंगे। पहला आपका सिमिलर ट्रायंगल बनेगा BTS, पहला आपका ट्रायंगल बना है BTS और दूसरा जो इसमें सिमिलर ट्रायंगल है वो है आपका BDC'। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो इससे इसके अकॉर्डिंग आप क्या देंगे, जो TS की वैल्यू है वो आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो क्या बनेगा, TS अपॉन DC' और जो दूसरा बनेगा वो आपका होगा BS अपॉन BC'। DC', BS और BC', इनकी वैल्यू को हम मेजर कर लेंगे जरीब के थ्रू। ठीक है, और यहाँ से आप जो है TS की वैल्यू कैलकुलेट करना। TS इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, BS अपॉन BC' मल्टीप्लाई बाई DC'। तो यहाँ से आपकी क्या TS निकल आएगी। तो टोटल हाइट मीनार की निकालने के लिए क्या करेंगे आप, टोटल हाइट क्या होगी, TG, टोटल हाइट आपकी कितनी होगी, TS प्लस SG। TS प्लस SG और SG है, ठीक है, वो आपके AB के बराबर होगा। AB जो आपकी रॉड है, रिंगिंग रॉड है, उसके बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट अप करके आप टोटल मीनार की जो हाइट है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आपकी जो नेक्स्ट कंडीशन है उसको देख लेते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है आपकी, कि जब मीनार के जो आधार है उस तक ना पहुंचा जा सके, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 4 रिंगिंग रॉड उनको चूज करेंगे। फिगर देख लेते हैं। आपको क्या 4 रिंगिंग रॉड लेनी है। ठीक है, और किस तरीके से चूज करनी है कि नहीं, 2 रिंगिंग रॉड की जो लंबाई है वो बराबर हो। ठीक है, यानी कि 2-2 के पेयर में लेनी है। 2 रिंगिंग रॉड की लंबाई बराबर होगी, जो दूसरी 2 होंगी उनकी लंबाई, जो पहली वाली जो रॉड है उनकी लंबाई से डिफरेंट, लेकिन आपस में दोनों की लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। मतलब मान लीजिए आपने AB, CD, EF, GH ये 4 रॉड ली, तो इसमें AB की लंबाई, EF के और आपका CD है उसकी लंबाई G और H के बराबर होगा। ठीक है, लेकिन इन दोनों की जो लंबाई है AB और CD की वो डिफरेंट होगी। ठीक है ना, अब इनको किस तरीके से आपको गाड़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या, हमने कोई 2 रॉड ली, कौन सी ली, एक आपकी EF ली और एक आपने क्या है GH ली। ठीक है, उनको इस तरीके से गाड़िएगा कि इनके जो हेड हैं, इनके जो शीर्ष है, वो आपके मीनार का जो टॉप हैगा उसके ठीक एक सीधी रेखा में बने। ठीक है, इसी तरीके से आप AB
और सी डी को भी काट लीजिए कि उनका जो हेड है वो आपके क्या है, एकदम सीधी रेखा में बने, जो टॉप है उसकी सीधी रेखा में हो, सीध में हो। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या करना है कि जो आपकी ई एफ और जी एच है, ठीक है, इनके बीच की तो डिस्टेंस है उसी के बराबर डिस्टेंस के आप क्या करेंगे, सी डी से बराबर डिस्टेंस ले लेंगे, एफ पॉइंट लेंगे। ठीक है, सी डी से डी पॉइंट से क्या आएगा, जो आपकी जी और एच के बीच की जो डिस्टेंस है उसी के बराबर डिस्टेंस का आप क्या डी से एक नया बिंदु लेंगे, मान लीजिए वो आपका क्या एफ डैश है। ठीक है, अब इस एफ डैश से आप क्या है, जो आपकी डैश रेखा जा रही है ये वाली, ठीक है, इस पर आप क्या है लंब डालेंगे। क्या डालेंगे, लंब। अब आपको क्या है, मान लीजिए किसी न किसी पॉइंट पर कट करेगी तो ये क्या आपका ई डैश पॉइंट हो गया। ठीक है, ई डैश और जो आपका पॉइंट हैगा सी, इन दोनों को मिलाइए। ठीक है, मिलाने के बाद इसमें आप देखेंगे कि आपके इसमें क्या चार कहते हैं सिमिलर ट्रायंगल बनेंगे। कौन कौन से होंगे आपका, पहला होगा आपका ए ई टी और ए ई डैश सी। ठीक है, और जो दूसरा सिमिलर ट्रायंगल बनेगा आपको इसमें ई टी एस या ई जी जी कह लीजिए या ई सी सी। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल एक ही होंगे, ये आप देख लीजिए, ये आपका ई जी जी डैश हैगा। ठीक है, और ये क्या आपका ई डैश सी सी डैश। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल जो हैं एक बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये डी और एफ डैश की वैल्यू बराबर है। ठीक है, ई सॉरी जो आपका डी और एफ डैश है के बीच की जो डिस्टेंस है वो एफ एच के बराबर है, तो आपको क्या होगा ई डैश सी डैश की जो बीच की डिस्टेंस है वो ई जी डैश के बराबर होगी। चूँकि आपका सी डी और जो आपका जी एच है वो एक बराबर के, तो इनकी भी लेंथ क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो ट्रायंगल है वो आपको क्या है सिमिलर ट्रायंगल की तरह बिहेव करेंगे। ना अब आप क्या करेंगे, दो दो कहते हैं ट्रायंगल ले लीजिए और उनसे क्या है, एक आपने ये इक्वेशन लेगी कि ए अपॉन ए डैश ई टी अपॉन ई सी डैश, और इसी तरीके से आपकी क्या बनेगी ई टी अपॉन ई डैश सी इजकल टू क्या टी एस अपॉन सी सी डैश। यहाँ से आप टी एस की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो टी एस इजकल टू क्या जाएगा आपका, यहाँ पे टी एस इजकल टू होगा ए इंटू सी सी डैश डिवाइडेड बाई ए ई डैश। और टोटल हाइट के लिए आपको क्या करना होगा, आपको टी एस प्लस एस आर इनको जोड़ना होगा, और एस आर की जो वैल्यू है वो आपकी किसके बराबर हो जाएगी, ए बी के बराबर। ठीक है, तो इस तरीके से क्या आपकी जो मेन आर की जो हाइट है वो दोनों कंडीशन से कैलकुलेट होकर के आ जाएगी ना। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका टेप करेक्शन। ठीक है, टेप करेक्शन क्या होता है कि मान लीजिए आपका कोई जो फीता है वो कैसा है, इनकरेक्ट है, तो उससे हम जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो कैसे होंगे, इनकरेक्ट डिस्टेंस होगी। तो उन डिस्टेंस को हमें क्या फिर बाद में करेक्शन की जरूरत पड़ती है। तो इस तरीके जो करेक्शन होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, टेप करेक्शन कहलाते हैं। ठीक है, इसमें जो सबसे पहला करेक्शन है वो आपका स्टैंडर्ड टेप करेक्शन है। स्टैंडर्ड टेप करेक्शन में क्या होता है कि मान लीजिए आपका जो फीता है उसकी जो लंबाई है, ठीक है, मान लीजिए वो 20 मीटर की थी। ठीक है, अब 20 मीटर में आपको क्या है जो फीता था वो डिज़ाइन किया गया था, लेकिन बार बार यूज़ करने की वजह से उसकी जो लेंथ है वो 19.9 मीटर या आपके 20.1 मीटर हो गई है। तो उस केस में क्या होगा, जो आपका फीता है वो या तो कम दूरी मेजर करेगा या फिर ज़्यादा दूरी मेजर करेगा, यानी कि जो लेंथ आपको मिलेगी इस फीते से वो कैसी मिलेगी, इनकरेक्ट मिलेगी। तो उस दूरी को आपको क्या है करेक्ट करना होगा। तो ये जो करेक्शन होता है वो आपके कैसे करेक्शन करता है, स्टैंडर्ड टेप करेक्शन कहलाते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है इसका, इसको जो डिनोट करते हैं वो आपका एस टी का मतलब है स्टैंडर्ड, ठीक है, और सी का मतलब है करेक्शन। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या है, एरर, फॉर्मूला क्या है, एरर इन
टेप कि टेप में कितनी एरर है, मल्टीप्लाई बाई मेजर्ड लेंथ डिवाइडेड बाई एक्चुअल लेंथ। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड टेप करेक्शन का। एरर इन टेप की टेप में कितनी एरर है। ठीक है, तो एरर का जो फॉर्मूला होता है वो आता है, एरर कैसे निकालेंगे, एरर होगी आपकी कि जो आपका टेप है उसकी एक्चुअल लेंथ कितनी है, यानी कि प्रेजेंट में कितनी लेंथ है, एक्चुअल लेंथ माइनस डिजाइन लेंथ, डिजाइन या स्टैंडर्ड लेंथ भी कह सकते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए कि आपका जो फीता था वो आपको कितने का था, 30 मीटर का था। ठीक है, और बाद में वो आपको कितना मिला, मतलब उसकी जो इनकरेक्ट जो लेंथ है, यानी कि प्रेजेंट में जो आपकी लेंथ है वो है 13.1 मीटर की। तो एक्चुअल लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी, 13.1 मीटर माइनस 30 इजिकल टू क्या होगा, 0.1 मीटर। ठीक है, ये आपकी क्या एरर हो गई। तो डिजाइन लेंथ का मतलब होता है कि आपका जो फीता है वो एक्चुअल में कितने मीटर का बनाया गया था। ठीक है, और एक्चुअल लेंथ का मतलब है कि जब आप उसको यूज करें तो उस टाइम पे प्रेजेंट में उसकी कितनी लेंथ है। ना जो सेकंड करेक्शन किया जाता है वो है आपका स्लोप करेक्शन। ठीक है, स्लोप का मतलब ये कि मतलब मान लीजिए कि आपकी जो ग्राउंड है वो आपको कैसा है, स्लोप ही है। ठीक है, यानी कि ठीक समतल ना होकर के कुछ उसमें ढाल है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो डिस्टेंस है वो ढाल पर नापी जाती है, तो वो आपकी कहते हैं जो फ्लैट सरफेस पर हम नापेंगे उसके मुकाबले क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो उसके लिए हमें क्या करेक्शन करना पड़ता है। तो ये जो करेक्शन होते हैं वो आपके कैसे कहलाते हैं, स्लोप करेक्शन कहलाते हैं। ठीक है, और जो करेक्शन होगा वो हमेशा कैसा होगा, निगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि जो आपका स्लोप की लेंथ है वो, मान लीजिए आपकी अगर स्लोप की जो लेंथ है वो है आपकी 20.4 मीटर। ठीक है, तो ये जो लेंथ होगी, ये लेंथ आपके फ्लैट वाले से हमेशा क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ज़्यादा है और हमें फ्लैट वाले के अकॉर्डिंग निकालनी है, तो हमें उसके लिए क्या करना होगा, करेक्शन। करेक्शन मतलब जो आपकी वैल्यू है वो आपकी 20.4 से 4 मीटर से क्या कम होगी। तो कम करने के लिए क्या हमें करेक्शन कैसा करना पड़ेगा, निगेटिव में करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमेशा कैसा होता है आपका, निगेटिव होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका, इसको डिनोट कर C इंटू एस। एस का मतलब स्लोप और C का मतलब करेक्शन, यानी कि करेक्शन इन स्लोप। फॉर्मूला क्या होगा, 2 इंटू स्लोपी डिस्टेंस इंटू साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे जो अल्फा है वो आपका एंगल दे रखा है, ये वाला, ये कितना आपका ग्राउंड में स्लोप है। ठीक है, ना जो आपका नेक्स्ट करेक्शन है वो आपका पुल या टेंशन, यानी कि खिंचाव करेक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपका जो फीट है वो आपके क्या एक स्टैंडर्ड फोर्स के लिए डिजाइन किए जाते हैं, पुल फोर्सेस के लिए। अगर हम उससे ज़्यादा पुल फोर्स लगाते हैं तो आपका जो चैन होती है या जो फीता है उसकी लेंथ क्या आपकी बढ़ जाती है। ठीक है, तो अगर आपकी बढ़ जाती है तो उस केस में जो आपकी एरर होगी वो क्या होगी, निगेटिव होगी, और जो करेक्शन होगा वो आपका कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, देख लीजिए कि कैसे कहते हैं आपकी जो एरर है वो निगेटिव होगी। सपोज कीजिए आपका जो फीता था वो 20 मीटर का ना होकर के ज़्यादा खींचने की वजह से वो कितना हो गया, 20.1 मीटर हो गया। ठीक है, अब आप जो लिखेंगे, ठीक है, मान लीजिए आपकी जो लेंथ थी A,
ये आपकी ए बी लाइन है, ठीक है। इस पे आपकी दूरी मेजर करनी है। आपने फीता डाला 3 बार, इनके 20 20 20, तो कितना हुआ? 60 मीटर हो गया। टोटल कितना हुआ? 16 मीटर, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में जो आपने जो उसकी लेंथ थी वो कितनी थी? 20.1। तो इसका मतलब क्या है? हर बार आप क्या आएगा इसमें, हर बार आपके क्या 0.1 मीटर ज़्यादा मेजर करते जाएंगे, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा? तो आप कहते हैं 0.1 इस वाले में ज़्यादा मेजर किया, 0.1 आपने इसमें ज़्यादा किया, 0.1 मीटर आपने इसमें ज़्यादा किया, तो कितना हो जाएगा? 0.3 मीटर आप क्या आएगा? कम मेजर करेंगे, यानी कि जो उसकी लेंथ आपको मिलेगी वो आपको कितनी मिलेगी? 59.7 मीटर मिलेगी, ठीक है। देखना चाहें देख लीजिए, ये आपको क्या है 20.1 का है, लिख रहे हैं 20, यानी कि 0.1 की इसमें एरर आ रही है, यहाँ पे 0.1 की, यहाँ पे 0.1 की, ठीक है। क्योंकि आपकी जो लेंथ है वो आपकी क्या है 0.1 मीटर बढ़ी है, तो उसकी जो एक्चुअल जो आप मेजर करेंगे वो आपकी कितनी आएगी? 59.7 मीटर आएगी। यानी कि अगर लंबाई बढ़ती है तो आपकी जो लेंथ होती है वो आपकी क्या कम मिलती, तो कम का मतलब हो गया निगेटिव एरर। तो अब आपको क्या करना आएगा? क्योंकि हमें चाहिए कितनी, हमें एक्चुअल में जो उसकी लेंथ है वो 60 है, तो 60 मीटर लाने के लिए हमें क्या है उसमें जो करेक्शन करना होगा 0.03 मीटर का क्या है जोड़ना पड़ेगा, तब क्या उसकी जो एक्चुअल लेंथ है रेखा की वो आपको 60 मीटर मिलेगी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, जब भी आपका फीता बढ़ेगा तो उस केस में जो एरर आएगी वो आपकी नेगेटिव आएगी और करेक्शन होगा पॉजिटिव। और यदि आपको कहते हैं फीते की लंबाई घट रही है तो जो आपकी एरर होगी वो पॉजिटिव होगी, ठीक है, और जो करेक्शन होगा वो आपका नेगेटिव होगा, ठीक है। अब इसका फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला क्या है आपका? इसको सी और पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। पी का मतलब है पुल और सी का मतलब करेक्शन, ठीक है। जो आपका फार्मूला होता है एक्चुअल में आपने कितना फोर्स लगाया, ठीक है, माइनस जो आपका स्टैंडर्ड पुल है, ठीक है, यानी कि वो कितने जो आपका फीता है वो कितने फोर्स के लिए डिजाइन किया गया है, डिवाइडेड बाई ए क्या होता है आपका? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि जो फीता है जो टेप है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना, इनटू ई, इलास्टिसिटी मॉडुलस कितना आएगा, मल्टीप्लाई बाई आपने कितनी लेंथ मेजर की हैगी। तो ये आपका फार्मूला होता है। इस फार्मूले से आप क्या है कितना आपको करेक्शन करना है ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और करेक्शन कैसा होगा आपका? इसमें पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसमें अगर हम अधिक फोर्स लगा करके खींच रहे हैं तो उस केस में क्या होगी, जो फीते की लंबाई है आपकी बढ़ जाएगी। फीते की लंबाई बढ़ेगी तो आपकी जो एरर आएगी वो कैसे होगी? नेगेटिव आएगी। और संशोधन करेक्शन आपको किस में करना होगा? पॉजिटिव में। नाउ जो आपका नेक्स्ट करेक्शन है वो है आपका स्लोप करेक्शन, सॉरी सैग करेक्शन, सैग SAG सैग करेक्शन, ठीक है। इसको जो डिनोट करते हैं CSG, SG का मतलब सैग करेक्शन और C का मतलब SG का मतलब सैग और C का मतलब करेक्शन, ठीक है। जब आप कहते हैं किसी ढालू जमीन पे या कहते हैं दो कहते हैं सपोर्ट्स के बीच में, मान लीजिए आपके ये दो कॉलम है, इनके बीच की डिस्टेंस आपको मेजर करनी है। तो आपने क्या, अगर आप चैन को लगाते हैं तो क्या है, चैन अपने वेट की वजह से कुछ इस तरीके से रूप ले लेती है, यानी कि वो क्या है हल्की सी झुक जाती है, ठीक है। तो उस केस में क्या हो, तो ये जो इस तरीके से जो आपका स्लोप बनना रहेगा, ठीक है, जो पैराबोलिक बना रही है ये किसकी वजह है? उसके वेट की वजह से। तो उसकी वजह से जो आपकी एरर आती है वो आपकी कैसे आएगी? पॉजिटिव आएगी। करेक्शन आपका कैसा होगा? नेगेटिव। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये वाली लेंथ क्या होगी आपकी? कम होगी। एक्चुअल लेंथ आपकी क्या है? कम है। और जो आपने मेजर की है वो लेंथ क्या होगी आपकी? ज़्यादा होगी, ठीक है। तो जब कहते हैं आपकी जो एक्चुअल लेंथ जो है वो कम है और आपने जो मेजर की है वो ज़्यादा की है, मान लीजिए आपकी जो एक्चुअल लेंथ आती है आपकी 60, ठीक है, और आपने जो मेजर कर ली वो कितनी है? 16.4 मीटर। अगर आपने लिखा है तो 16.4 मतलब एक्चुअल में इसकी कितनी? इतनी है। तो आपको इसको करेक्ट करने के लिए क्या होगा, जो 16.4 मीटर आपने मेजर की है लेंथ, उसमें से 0.4 मीटर घटाना पड़ेगा। तो आपकी करेक्शन कैसा? नेगेटिव में आ रहा है, तो जो आपकी एरर होगी वो किस में होगी? पॉजिटिव में होगी, ठीक है। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला है CSG, यानी कि करेक्शन इन सैग
W²L/24P²। ठीक है, इसमें W उसका कहते हैं सेल्फ वेट है कि पर मीटर लेंथ में उसकी कितना वेट है। L आपकी मेजर डिस्टेंस है कि आपने कितनी दूरी मेजर की है। P आपका फोर्स है, यानी कितना खिंचाव बल लगा कर के आपने उसको क्या ठीक हॉरिजॉन्टल बनाने की कोशिश की है जो आपकी चेन है। ठीक है, नेक्स्ट आपका करेक्शन है इसमें है वो टेम्परेचर करेक्शन। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं हर मटेरियल का एक अपना खुद का एक्सपेंशन कोफिशिएंट होता है। ठीक है, अगर उससे ज़्यादा अगर आपका टेम्परेचर होगा तो उसका क्या है जो उसकी लेंथ होती है कि फीते की वो आपकी क्या इंक्रीज हो जाती है कि। ठीक है, तो यदि कहते हैं आपका जो जब आप कहते हैं फील्ड में जा कर के दूरी मेजर करा उस टाइम पे अगर टेम्परेचर में कुछ ना कुछ चेंजेस है, यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर से या तो वो कम है या ज़्यादा है, तो उस केस में जो आपकी जो लेंथ आप मेजर करेंगे वो भी क्या होगी आपकी या तो कुछ कम होगी या फिर आपकी क्या होगी ज़्यादा होगी। तो इस तरीके के करेक्शन जो टेम्परेचर की वजह से जो भी आपकी एरर आ रही है उसके लिए आप कहते हैं कोई भी करेक्शन कर रहे हैं तो वो करेक्शन कैसा कहलाएगा आपका टेम्परेचर करेक्शन कहलाएगा। इसको जो डिनोट करते हैं C सफिक्स में T से किया जाता है। इसका फार्मूला देख लेते हैं। इसका फार्मूला जो है आपका CT = L अल्फा। L आपकी कहते हैं दूरी मेजर की है कि आपने कितनी दूरी मेजर की है। ठीक है, अल्फा उसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होगा मल्टीप्लाई में Tm - T0। ठीक है, यहाँ पे जो Tm है वो आपका एवरेज टेम्परेचर है। ठीक है, यानी कि जो जब आप कहते हैं दूरी मेजर करें तो उस टाइम पे कितना टेम्परेचर था, और जो T0 है वो आपको क्या होगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर होगा, यानी कि जो आपका फीता है वो कितना टेम्परेचर के लिए डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, नाउ जो आपका जो नेक्स्ट करेक्शन है एक चीज़ रह गई इसमें। अगर आप ये कहते हैं जो Tm है यानी कि एवरेज टेम्परेचर ग्रेटर देन है T0, तो उस केस में आपका जो करेक्शन होगा वो पॉजिटिव होगा। क्यों होगा? क्योंकि अभी मैंने बताया था कि अगर कहते हैं लेंथ घट रही है या बढ़ रही है कि ठीक है, मान लीजिए आपकी जो लेंथ है चैन की वो आपकी क्या बढ़ रही है, तो उस केस में आप जो दूरी मेजर करेंगे लाइन की जो दूरी मेजर करेंगे वो आपका कम मेजर करेंगे, क्योंकि आपका जो है फीता आपको मान लीजिए 20 मीटर का है। ठीक है, और उसकी एक्चुअल में जो लेंथ हो गई है वो कितनी है 20.1 मीटर, तो आपके हर बार 0.01 मीटर क्या आएगा ज़्यादा मेजर करते जा रहे हैं और एक्चुअल में उसके क्या ज़्यादा नहीं कम करते जा रहे हैं। जब आप नोट करेंगे वो क्या है 20 के अकॉर्डिंग करें कि 20 मीटर मेजर किया है, लेकिन एक्चुअल में आपने कितना है 0.1 मीटर मेजर किया है। तो जो आपकी जो लेंथ में जो क्या है हर बार में क्या 0.01 की एरर आती जाएगी, यानी कि 0.01 आप क्या है उसमें कम मेजर करते जा रहे हैं। तो जब आप कहते हैं कम मेजर करेंगे तो जो आपको करेक्शन करना हो वो कैसा करना होगा पॉजिटिव करना होगा, क्योंकि कम मेजर किया है तो फिर आपको क्या उसमें जोड़ना पड़ेगा कुछ, तभी वो एक्चुअल लेंथ के बराबर होगी। ठीक है, यानी कि अगर आपका जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है स्टैंडर्ड टेम्परेचर से, तो उस केस में जो आपका करेक्शन होगा वो कैसा होगा पॉजिटिव होगा। और यदि आपका जो टेम्परेचर है वो घट रहा है, यानी कि एवरेज टेम्परेचर आपको क्या है स्टैंडर्ड टेम्परेचर से कम है, तो उस केस में क्या होगा जो आपका टेप उसकी जो लेंथ है वो आपकी क्या है घट जाएगी, यानी कि 20 मीटर ना करके 20.8 मीटर या समथिंग कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो उस केस में क्या है आप तो 20 लिख रहे हैं, लेकिन आपका एक्चुअल में कितना 19.8 मीटर कर रहे हैं उसमें, तो वहाँ पे आपकी क्या लेंथ की जो रेखा होगी उसकी जो लंबाई है वो आपकी क्या है इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी कि 60 की जगह पे आप लिख रहे हैं 60, लेकिन उसकी क्या है जो लेंथ होगी आपने मेजर की होगी वो कितनी होगी कुछ अलग होगी। ठीक है, तो उस केस में आपको क्या है करेक्शन जो करना होगा वो कैसा होगा नेगेटिव करना होगा, माइनस यानी घटाना होगा। ठीक है, तो याद रखिए कि जब भी आपकी चेन की लेंथ बढ़ेगी तो उस केस में आपका जो करेक्शन होगा वो पॉजिटिव, यानी कि लंबाई बढ़ रही है करेक्शन पे आपको क्या होगा पॉजिटिव होगा, बढ़ना बढ़ाना। ठीक है, और अगर आपकी चेन की लेंथ घट रही है तो आपको जो करेक्शन भी होगा क्या घटाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखिएगा।
नाउ जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है इसमें है वो है जरीब त्रुटि में संशोधन। ठीक है, तो सबसे पहला आपका जो जरीब में आप कहते हैं संशोधन करते हैं वो है लंबाई में संशोधन, मतलब आपने जो डिस्टेंस मेजर की है उसमें कहते हैं संशोधन करना। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपका जरीब की मानक लंबाई यानी कि स्टैंडर्ड लेंथ। ठीक है, स्टैंडर्ड लेंथ का मतलब ये होता है कि आपका जो फीता है या फिर जो चैन है वो कितने मीटर की है, 20 मीटर की है, 30 मीटर की है, ये 50 मीटर की है, जो भी है। ठीक है, तो ये आपकी क्या स्टैंडर्ड लेंथ है। दूसरा क्या है, जरीब की स्टैंडर्ड लंबाई मल्टीप्लाई बाई रेखा की शुद्ध दूरी। ठीक है, कि जो आपकी जो करेक्ट लेंथ है वो कितनी है। ठीक है, इक्वल टू क्या होगा आपकी इसमें, इक्वल टू हो जाएगा आपकी जो जरीब की टूटीपूर्ण लंबाई मल्टीप्लाई बाई उसकी क्या इनकरेक्ट लेंथ। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअल में यहाँ पे इक्वल का साइन लगना भूल गया। ठीक है, तो आपकी क्या है इसका जो फॉर्मूला बनता है वो आपको बनता है L इंटू डी इजिकल टू L1 इंटू D1। ठीक है, स्टैंडर्ड लेंथ फीते की, एक्चुअल में वो वास्तविक लंबाई कितनी होगी रेखा की यानी कि करेक्ट लेंथ कितनी होगी, इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन यानी कि चेन की इनकरेक्ट लेंथ कितनी है, मल्टीप्लाई बाई जो आपकी लाइन है जिसको आपने मेजर किया है उसकी कितनी इनकरेक्ट डिस्टेंस है यानी कि जो आपने उसकी डिस्टेंस मेजर की थी वो कितनी है। ठीक है, ना जो हम नेक्स्ट करेक्शन करते हैं इसमें इसी तरीके से एरिया के लिए। ठीक है, एरिया में क्या होगा कि जरीब की जो लंबाई है उसको स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई जो करेक्ट एरिया है इक्वल टू क्या होगा, जो जरीब है मतलब इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई इनकरेक्ट एरिया। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला रहेगा L स्क्वायर इंटू ए इंटू L1 स्क्वायर इंटू A1। ठीक है, इसी तरीके से वॉल्यूम के लिए आप निकाल सकते हैं वॉल्यूम। अगर आपने कहते हैं जो चैन है उससे क्या वॉल्यूम कहते हैं कैलकुलेट किया जाएगा तो उसको भी आप करेक्ट कर सकते हैं। तो उस केस में आपका जो फॉर्मूला है L का क्यू, ठीक है, यानी कि चैन की जो डिजाइन लेंथ है उसका क्यूब मल्टीप्लाई बाई एक्चुअल वॉल्यूम। ठीक है, एक्चुअल का मतलब यहाँ पे है कि आपका जो करेक्ट वॉल्यूम कितना होगा इक्वल टू क्या होगा L1 का क्यूब इंटू V1। ठीक है, यहाँ पे L1 क्या आएगा, L1 का मतलब है कि जबकि जो चेन है उसकी इनकरेक्ट लेंथ कितनी हैगी इंटू इनकरेक्ट वॉल्यूम कितना है आपका। ठीक है, तो ये आपकी क्या है चैन में कहते हैं करेक्शन किए जाते हैं। ठीक है, ना कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं एक दो। सबसे पहला जो आपका न्यूमेरिकल है इसमें वो आपका टेप करेक्शन पर आधारित। इसके जो कहते हैं न्यूमेरिकल होते हैं वो फार्मूला बेस्ड होते हैं। अगर आपको फार्मूला याद है तो आप डायरेक्टली कहते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ले रखें कि आपका जो 30 मीटर की फीता है, ठीक है, 30 मीटर का आपका फीता है, उससे हमने दो बिंदुओं के बीच की यानी कि जो एक लाइन है AB, ठीक है, इसकी अगर हमने जो डिस्टेंस मेजर की है वो आपको कितनी पाई गई, 700 मीटर पाई गई है। ठीक है, और जब हमने कहते हैं मेजरमेंट किया था तो उस टाइम पे जो एवरेज टेम्परेचर था वो आपको कितना था, 35 डिग्री था, 35 डिग्री का। जबकि जो आपका फीता है उसका स्टैंडर्ड टेम्परेचर यानी कि जो आपका फीता है आपके स्टैंडर्ड कितने स्टैंडर्ड टेम्परेचर के लिए उसको डिजाइन किया गया था, वो आपका किया गया था 20 डिग्री सी का यानी कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ये देखिए फेसर गुणांक यानी कि कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन आपको कितना दे रखा है, थर्मल एक्सपेंशन दे रखा है 35 इंटू 10⁻⁷। तो आपको क्या करेक्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है कि कितनी आपकी करेक्ट डिस्टेंस होगी। तो इसके लिए क्या आएगा, आपका जो टेप करेक्शन का फॉर्मूला था, सॉरी टेम्परेचर करेक्शन का जो फॉर्मूला था क्या था, CT इक्वल टू L अल्फा ब्रैकेट में Tm माइनस T0। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुटअप कीजिए
एल की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी 700 मीटर आपने मेजर किएगी। अल्फा की वैल्यू आपकी कितना 35 इंटू 10⁻⁻7 एवरेज टेम्परेचर आपका 35 डिग्री दे रखा है और जो आपका स्टैंडर्ड है वो आपको कितना 20 दे रखा है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपकी जो लेंथ आएगी वो 700.0367 मीटर। अब ये जो करेक्शन है ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव? ये आपका कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि आपका जो आपकी लेंथ है वो आपकी इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है कि, तो उस केस में आपका करेक्शन भी कैसा होगा, पॉजिटिव। तो ये आपका करेक्शन कैसा होगा, पॉजिटिव करेक्शन होगा। ठीक है ना। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरीके का आपके कहते हैं जो टेप करेक्शन से क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड। ना जो सेकंड क्वेश्चन है वो है आपका कि 20 मीटर की चैन से एक रेखा की लंबाई जब हमने मेजर की वो कितनी पाएगी आपकी, 20 मीटर की चैन थी, उससे जब हमने रेखा की लंबाई मेजर की वो आपकी पाएगी 376 मीटर की। ठीक है, जब हमने उसकी जांच की यानी कि जो चैन है उसको हमने जब जांचा तो वो कहते हैं 0.2 लिंक बड़ी पाई गई, यानी कि उसकी जो लंबाई थी जो 20 मीटर की चैन है उसकी लंबाई क्या है 0.2 मीटर ज़्यादा पाई गई। ठीक है, तो उस केस में आपको क्या है जो एक्चुअल लेंथ है कि लाइन की एक्चुअल लेंथ है वो आपको कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको जो आपको फार्मूला बताया था चैन के लिए क्या था आपका, जरीब में कहते हैं करेक्शन के लिए आपका, लेंथ में कहते हैं लेंथ करेक्शन का कहते हैं फॉर्मूला बताया था, क्या था L इंटू डी इजकल टू L1 इंटू D1। यहाँ पे L क्या है आपकी मेजर कहते हैं जो एक्चुअल में L क्या आपकी स्टैंडर्ड लेंथ हैगी फीते की। ठीक है, तो फीते की स्टैंडर्ड लेंथ कितनी है आपकी 20 है। ठीक है, D यानी कि आपकी क्या है जो करेक्ट डिस्टेंस है वो आपको कैलकुलेट करनी है, तो इसको यहाँ पे लिख के रख दीजिए। उसके बाद L1 क्या है आपकी इसमें इनकरेक्ट लेंथ चैन फीते की जो या फिर जो चैन है उसकी इनकरेक्ट लेंथ कितनी है। तो इनकरेक्ट लेंथ के लिए हम लोग क्या करेंगे, फीते की इनकरेक्ट लेंथ के लिए जो फीता है वो क्या है आपका 0.2 लिंक क्या है बड़ा हुआ है, यानी कि उसकी जो लेंथ है वो आपकी क्या है 0.2 लिंक ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जो लिंक वाला है इसको चेंज कर लेते हैं किसमें, डिस्टेंस में। तो आपकी जो मीटरी चैन होती है उसमें एक लिंक की जो लंबाई होती है वो 0.2 मीटर की होती है या 20 सेंटीमीटर। एक लिंक की लंबाई कितनी होती है, तो 20 सेंटीमीटर या फिर 0.2। तो यहाँ पर आपके कहते हैं मीटर में कहते हैं दे रखा है कि 20 मीटर का फीता है, तो हम 20 मीटर के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो आपकी क्या है जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बड़ा होगा 0.2 इंटू 0.2। ठीक है, तो कितना होगा 0.04 मीटर आपकी क्या है चैन जो है वो बढ़ी हुई है। तो आपकी जो इनकरेक्ट लेंथ हो जाएगी फीते की वो कितनी होगी 20 प्लस के 0.04 इंटू, अब आपने कहते हैं कितनी डिस्टेंस मेजर करती जो आपकी 376 मीटर की आपने क्या है मेजर की थी, तो मल्टीप्लाई बाई 376। नाउ आप इसको कैलकुलेट करेंगे आपकी क्या एक्चुअल जो लेंथ है लाइन की वो आपकी कैलकुलेट होकर के आ जाएगी। ठीक है, तो वो आपकी कितनी आएगी जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 376.75 मीटर आएगी। ठीक है, नाउ जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें वो है आपका कि आपकी 20 मीटर की चैन, ठीक है 20 मीटर की चैन से चैन आपकी 20 मीटर की है। ठीक है, उससे जब हमने 1000 मीटर की दूरी मेजर की तो आपकी जो चैन है यानी कि जो
जरीब है उसकी लंबाई कितनी है 0.03 मीटर बड़ी पाई गई, यानी कि क्या 3 सेंटीमीटर बढ़ गई थी। उसके बाद जो नेक्स्ट में हमने क्या 3000 मीटर की कुल दूरी 3000 मीटर की कुल दूरी नापने के पश्चात बाद आपकी जो जरीब की लंबाई है 3000 मीटर नापने के बाद आपकी जो जरीब की लंबाई वो 8 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। तो आपको क्या है एक्चुअल डिस्टेंस कैलकुलेट करने की कितनी होगी। ठीक है, तो इसको क्या है, इस क्वेश्चन को हम 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट राउंड में आपने कितनी डिस्टेंस मेजर की है 1000 मीटर की, तो फर्स्ट राउंड में आप कहते हैं 1000 मीटर को सही करेंगे। और सर सेकंड राउंड होगा वो कितना होगा कि टोटल डिस्टेंस आपने कितनी मेजर की है टोटल डिस्टेंस आपने जो मेजर की है वो की है आपने 3000 मीटर की। ठीक है, तो सेकंड राउंड में आपने कितनी की होगी, सेकंड राउंड में आपने की होगी कितनी 3000 माइनस 1000, तो कितनी आपने कहते हैं डिस्टेंस मेजर की है 2000 मीटर आपने कहते हैं सेकंड राउंड में की है। तो आप जो सेकंड राउंड के लिए आप कितना है 2000 को करेक्ट करेंगे। ठीक है, और फर्स्ट राउंड के लिए 1000 मीटर को करेक्ट करेंगे। ठीक है, बाद में दोनों कहते हैं लेंथ को जोड़ देंगे तो आपकी क्या है जो एक्चुअल लेंथ है लाइन की वो आपको कैलकुलेट होकर के आ जाएगी। तो नाउ सबसे पहले हम किसका 1000 मीटर के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें एक चीज़ और लिखी है, वो लिखी है कि जब कहते हैं हमने मेजरमेंट स्टार्ट किया था तो उस टाइम आपकी जो चेन की लंबाई थी वो क्या थी आपकी सही थी। ठीक है, जब हमने कहते हैं स्टार्ट किया था सर्वे वर्क दूरी मापन का कार्य तो उस टाइम पे जो आपकी चेन की लंबाई थी वो सही थी, लेकिन जब हमने 1000 मीटर नाप लिया तब उसकी जो लेंथ है वो तब की क्या है 3 सेंटीमीटर बढ़ गई। तो 3 सेंटीमीटर मतलब स्टार्टिंग की थी तब उसकी जो करेक्शन जो आपकी लेंथ में क्या कहेंगे एरर थी वो आपकी 0 थी। ठीक है, और फिर बाद में जब हमने 1000 मीटर नाप लिया तो आपकी क्या आएगा 3 सेंटीमीटर बढ़ गई। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, इस तरह के केसेस में हम एवरेज निकालते हैं। ठीक है, तो एवरेज टू टी कितनी हो जाएगी आपकी, स्टार्टिंग में कितनी थी आपकी, स्टार्टिंग में आपकी कहते हैं 20 मीटर की थी, बाद में कितनी हो गई 20.03। तो इस केस में हम एवरेज निकालेंगे तो कितना आएगा आपका, इनकरेक्ट लेंथ कितनी होगी आपकी L1 आपकी हो जाएगी 20.015 मीटर की। ठीक है, उसके बाद आपका फॉर्मूला क्या था L इंटू डी इजिकल टू L1 इंटू D1। ठीक है, स्टैंडर्ड लेंथ कितनी है फीते की आपकी 20 मीटर की है। ठीक है, इंटू एक्चुअल लेंथ आपकी कहते हैं निकालनी है। ठीक है, L1 आपने निकाली ली कि फीता जो है उसकी कितनी इनकरेक्ट लेंथ है वो आपकी है 20.015 इंटू हमने कितने डिस्टेंस मेजर की थी 1000 मीटर की, ये आपकी इनकरेक्ट लाइन हो गई, इनकरेक्ट डिस्टेंस ऑफ लाइन हो गई। तो आपको यहाँ से जब आप डी कैलकुलेट करेंगे तो आपकी आएगी 1000.75 मीटर। ठीक है, ये तो हो गया आपका फर्स्ट राउंड का। सेकंड राउंड में हम क्या करेंगे, सेकंड में हम 2000 मीटर के लिए निकालेंगे। सेकंड में हम कितने के लिए निकालेंगे, सेकंड के लिए आपकी जो लेंथ हो जाएगी D1 कितनी हो जाएगी इनकरेक्ट लेंथ 3000 माइनस 1000 इक्वल टू कितना होगा 2000 मीटर। ठीक है,
अब जब हमने कहते हैं ये 2000 मीटर नापना स्टार्ट किया, तो उस टाइम पे चैन की जो लेंथ थी वो कितनी थी आपकी 20.03 मीटर, और जब हम एंड कर रहे थे तो उसकी जो लेंथ थी वो कितनी पाएगी आपकी 20.08 मीटर, 8 सेंटीमीटर बड़ी पाई गई। ठीक है, स्टार्टिंग में आपकी 3 सेंटीमीटर हुई थी, अब यहाँ तक आते कितनी हुई 8 मीटर। तो इस केस में आपकी क्या कहेंगे जो L1 हुई वो कितनी हुई 20.08 प्लस 20.03 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से आप L1 कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, आपकी जो L1 निकल के आएगी वो आएगी 20.055 मीटर। ठीक है, ये आपकी L1 निकल आई। नेक्स्ट वही आपको फार्मूला फिर से L1 इंटू D1 का L इंटू D इजिकल टू L1 इंटू D1। ठीक है, L आपकी 20 मीटर की रहेगी क्योंकि डिज़ाइन है वो, D आपकी एक्चुअल लेंथ आपको 2000 मीटर की निकालनी है। ठीक है, L1 आपकी 20.055 इंटू D1 आपकी कितना होगा 2000, तो D आप कैलकुलेट करेंगे इसको तो ये आएगी 2005.5। ठीक है, तो अब क्या होगा, तो टोटल कितनी रहेगी आपकी एक्चुअल डिस्टेंस, टोटल करेक्ट लेंथ कितनी रहेगी, करेक्ट लेंथ ऑफ लाइन कितनी रहेगी, पहले आपकी कितनी थी 1000 के लिए आपकी कितनी आई थी करेक्ट लेंथ इतनी, प्लस 2005 कितनी आएगी 3006.15 मीटर। ये आपको क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी क्या है टोटल करेक्ट डिस्टेंस निकल आएगी लाइन की। ठीक है, तो इसी तरीके से आप क्या है इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपको जनरली एग्जाम में भी पूछा जाता है। क्या है, एक पुराना नक्शा है। ठीक है, पुराना नक्शा है जो कि आप कहते हैं स्केल कितने स्केल पर बनाएगा 1 सेंटीमीटर इजिकल टू 100 मीटर के स्केल पर बनाया गया है। ठीक है, उसकी क्या है जो आपकी जो नक्शा पहले बनाया गया था वो बाद में क्या सुकड़ गया, सुकड़ने की वजह से जो आपकी 10 सेंटीमीटर की जो लाइन थी वो सुकड़ कर कितनी रह गई है 9.6 सेंटीमीटर रह गई है। ठीक है, सर्वे जो आपका सर्वे वर्क किया गया था वो आपकी 30 मीटर की चैन से किया गया था। ठीक है, और जो आपको क्या है जो 30 सेंटीमीटर की जो आपका चैन थी वो क्या थी उस टाइम पे 9 सेंटीमीटर छोटी थी, यानी कि वो भी क्या आपकी जो चैन थी वो भी क्या आपकी इनकरेक्ट थी। ठीक है, तो नक्शे जब आपने कहते हैं मेजर किया नक्शे पर प्रेजेंट में जब आप गए तब आपने कहते हैं मेजर किया उसका एरिया, तो वो आपका एरिया पाएगा 71 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको क्या है एक्चुअल एरिया निकालना है कि एक्चुअल एरिया कितना होगा प्रेजेंट में। उस टाइम पे कहते हैं जो फील्ड में कहते हैं सर्वे वर्क किया गया था तो उस टाइम पे उसका एक्चुअल एरिया कितना था। ठीक है, नाउ इसे भी हम 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। पहला पार्ट कौन सा होगा आपका, पहला पार्ट होगा कि जो आपकी 10 सेंटीमीटर की लाइन थी वो 9.6 सेंटीमीटर रही, इसके अकॉर्डिंग आप क्या निकालेंगे उसका करेक्ट एरिया निकालेंगे कि कितना होगा। ठीक है, दूसरा जो पार्ट होगा वो आपको क्या आएगा कि जो 30 सेंटीमीटर की चैन थी, ठीक है, जिससे आपने सर्वे वर्क किया था वो आपकी क्या 9 सेंटीमीटर कम पाई गई। तो सेकंड राउंड में हम किसको करेक्ट करेंगे, इसको करेक्ट करेंगे चैन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या है जो एक्चुअल एरिया है वो आपको कैलकुलेट होकर के लास्ट में आपको मिल जाएगा। तो नाउ फर्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे जो आपका प्लॉटिंग के समय जब हमने कहते हैं प्लॉट किया था तो उस टाइम पे जो आपका नक्शा है उसका एरिया कितना था। ठीक है,
तो इसके लिए आप क्या है, सबसे पहले एक फैक्टर देख लीजिए, सम फैक्टर, ठीक है, यानी कि शुक्लन गुणांक कह सकते हैं इसको हिंदी में, शुक्लन गुणांक, ठीक है। तो सम फैक्टर क्या होता है कि आपकी जो, इसे डिनोट करते हैं एस एफ से, ये होता है आपका शंक लेंथ, यानी कि कितनी लेंथ आपकी सिकुड़ गई है, डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। और जब हम कहते हैं इसके लिए किसमें एरिया की बात करेंगे तो इसमें क्या आपका स्क्वायर लग जाता है, ठीक है। और वॉल्यूम की बात करेंगे तो इसमें क्यूब आ जाएगा आपका। ना अब हम इसको क्या है, जो सबसे पहले फर्स्ट राउंड में किसको कंप्लीट करेंगे, प्लॉटिंग के समय हमारा कितना एरिया था, तो जब हमने प्रेजेंट में कहते हैं एरिया मेजर किया तो वो कितना पाएगा, तो आपका 71 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्लॉटिंग के समय कितना होगा, तो आपकी जो 10 सेंटीमीटर की लाइन थी वो कितनी रह गई थी, 9.6 सेंटीमीटर, और उसके अकॉर्डिंग जो आपका एरिया पाया गया तो कितना था, 71 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो सबसे ये आपका क्या होगा, सम फैक्टर है, ठीक है। तो आपने क्या सबसे पहले प्लॉटिंग के समय आपने क्या है उसका एरिया निकाल लिया कि एक्चुअल में उसका एरिया कितना था, तो कितना होगा 71 इंटू उसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी है डिवाइडेड बाई 9.6 का स्क्वायर, ठीक है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको कितना आएगा, वो आएगा 77.04 मीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा था, 71 सेंटीमीटर था, ठीक है। तो आपको कितना होगा 77.04 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा, जब आपने कहते हैं प्लॉट किया था ना, यानी कि नक्शा बनाया था तब उसका एक्चुअल एरिया था, ठीक है। अब स्केल के अकॉर्डिंग इसको क्या आएगा, क्षेत्र यानी कि फील्ड के अकॉर्डिंग फील्ड एरिया में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आपका जो स्केल था वो कितना था 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 मीटर, यानी कि 100 मीटर की जो एक लाइन थी उसको कहते हैं नक्शे पे कितना है 1 सेंटीमीटर दिखाया गया था। तो एरिया के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 10⁴ मीटर स्क्वायर, ठीक है। डबल मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा तो आपको क्या ये आपको क्या स्केल आ जाएगा एरिया के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसको अब जब हम कन्वर्ट करेंगे फील्ड के अकॉर्डिंग तो आपका प्लॉटिंग के समय एरिया कितना था क्षेत्र में 77.04 इंटू 10⁴ मीटर स्क्वायर, ये आपका फील्ड में कहते हैं आपका एरिया था। अब उसमें दूसरी कंडीशन, अब सेकंड पार्ट आपका स्टार्ट होगा। सेकंड पार्ट क्या होगा कि जो आपका चैन थी वो आपकी क्या 30 सेंटीमीटर के नाव करके कितनी हो गई 9 सेंटीमीटर कम थी, तो उस टाइम पे कितनी होगी उसकी इनकरेक्ट लेंथ। अब हम करेक्शन करेंगे तो करेक्शन के लिए आपको फॉर्मूला क्या था, एरिया के लिए बताया गया था एल का स्क्वायर, यानी कि जो आपकी स्टैंडर्ड लेंथ है फीते की मल्टीप्लाई बाई एरिया इज इक्वल टू L1 स्क्वायर, मतलब इनकरेक्ट लेंथ कितनी है कि मल्टीप्लाई बाई इनकरेक्ट एरिया कितना है आपका। तो L कितनी है आपकी 30 मीटर का है, सॉरी 30 मीटर की चैन है आपकी, तो 30 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एक्चुअल एरिया आपको फील्ड का निकालना है, ठीक है। L1 आपकी कितनी होगी 30 माइनस के 0.9, ठीक है, क्योंकि 9 सेंटीमीटर आपकी बड़ी हुई थी, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई इनकरेक्ट एरिया कितना होगा 77.04 इंटू 10⁴, ठीक है। यहाँ से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको जो एरिया निकल के आएगा वो होगा 1
76,57,84.53 मीटर। ठीक है, ये आपको क्या है, करेक्ट एरिया निकल आएगा फील्ड में। जब आपने प्लॉटिंग की थी तो उस टाइम पे फील्ड का कितना एरिया था, ये चीज़ आपकी कैलकुलेट होकर के आ जाएगी। ठीक है, नाउ आपका जो चैन का जो चैप्टर है वो आज कंप्लीट होता है। ठीक है, आप आगे क्वेश्चन लगाइएगा, कोई प्रॉब्लम आती तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।